हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था लियोन और जीवियर निकल पड़े हैं सिटी ऑफ कॉम्बलेंस की तरफ, जहाँ पे रहता है काउंट क्रेमो। इसके पास में एक बहुत स्पेशल मॉन्स्टर है जिसका नाम है टाइटन, और ये एक सी मॉन्स्टर है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। काउंट क्रेमो इस मॉन्स्टर के साथ में क्या करने वाला है ये तो आगे एपिसोड में पता चल जाएगा, लेकिन एक चीज है जो कि अभी से मैं पता है, इसकी मुलाकात लियोन से होने वाली है। चेंज का मतलब इसके साथ में भी कुछ बुरा होने वाला है। इस बंदे का पूरा टाइम शुरू हो चुका है। यहाँ से हम एक सुबह का सीन देखते हैं। काफी सारे घोड़े एक दिशा में बढ़ रहे हैं। ये लगभग 10 लोग हैं, जिनमें से एक के ऊपर जीवियर बैठा हुआ है। इनके साथ में एक पालकी भी है, लेकिन इसके वजूद भी लियोन जीवियर के साथ में बैठा हुआ है। वो उसके कंधे पर अपना सर रख के सो जाता है, और ये चीज जीवियर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जोर से लियोन के सर पर एक मार देता है और उसे जगा देता है। और अब ये चीज लियोन को पसंद नहीं आती। वो जीवियर से कहने लगता है, तुमने मुझे मारा क्यों? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। जीवियर बोलता है, नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। लियोन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे मुंह पे दर्द हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि गलतफहमी हुई हो। जीवियर कहता है, क्या आपने मुझे अपने आप को मारते हुए देखा? नहीं ना। जेनिस का मतलब, मैंने आपको मारा ही नहीं, आप भूल जाइए। लियोन कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, जब चतुर बनने की कोशिश मत करो। तुम ये सोच रहे हो कि मैं, जो कि फ्रंटियर फैमिली का प्रिंस हूँ, अपने घोड़े पर बैठ सकता हूँ या फिर जाके उस पालकी में बैठ सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे साथ में इस घोड़े बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं कायर हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं से मुझे कोई अटैक ना हो जाए। और इसके अलावा तुम्हें ये चीज बहुत ज्यादा अनोइंग लग रही है कि मैं तुम्हारे कंधे के ऊपर अपना सर रख के सो रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। तुम्हें तो हमेशा मेरे आराम से भी दिक्कत रहती है। जीवियर कहता है, आपको मेरे मन की बात कैसे पता? लगता है यह भी कोई नई स्किल है जिससे आप माइंड पढ़ सकते हैं। लियोन बोलता है, मुझे लगा ही था तुम ही थे वो जिसने मुझे जगाकर मेरे सपने को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन मुझे जगाने का ये बिल्कुल गलत तरीका था, तुमने मुझे मारा। जीवियर बोलता है, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो ऐसा कुछ सपने में भी नहीं कर सकता। इसी कहते जीवियर अभी भी आनाकानी कर रहा होता है, तभी एकदम से लियोन को थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोर से अपना हाथ करके कहने लगता है, सब के सब यहीं पे रुक जाओ, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जी कहते हुए वो उस घोड़े के ऊपर से नीचे उतर जाता है और फिर बहुत ही गुस्से में जीवियर से बोलने लगता है, अब से तुम मुझे ये घोड़ा चलाना सिखाओगे? मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता, इस वजह से तुम्हारे साथ में बैठना पड़ रहा है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम मुझे घोड़ा चलाना सिखाओ ताकि मैं खुद से सवारी कर सकूं। जीवियर कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं एक नाइट हूँ, तुम्हारा कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं। जेवियर जब ये कह रहा होता है तभी लियोन को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, असल में जेवियर ने यहाँ पर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ ऐसा सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, कुछ प्रोग्रेसिव है, मैं जरूर से आपको ये घुड़सवारी करना सिखाऊंगा। तभी लियोन मुंह बनाते हुए कहने लगता है, ये मेरा ऑर्डर है, मुझे सिखाओ। दोबारा से स्क्रीन शो होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, असल में यहाँ पर तुम्हारा डायलॉग है, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, तुमसे घुड़सवारी सीखने के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, पूरी जान लगा देने वाला हूँ। इसी समय जेवियर उस घोड़े के ऊपर उतर जाता है, जोर सांस लेता है, जिससे वो लियोन से काफी ज्यादा परेशान हो चुका हो। स्क्रीन शो होती है, इस पे लिखा हुआ है, ठीक है तो पूरी कोशिश करना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। असल में यहाँ पर जो साइड डायलॉग शो हो रहा है, ये असल में वो डायलॉग्स है जो कि नोवेल के हिसाब से यहाँ पर आने चाहिए थे, लेकिन इस बार जेवियर का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। नोवेल के हिसाब से जब लियोन जेवियर से इस घुड़सवारी सीखने की कोशिश करता है तब जेवियर तुरंत ही मान जाता है, लेकिन अब यहाँ पर जेवियर थोड़ी नखरे दिखा रहा है, क्योंकि नोवेल के हिसाब से लियोन असल में एक डिक्टेटर है जिसकी बातों को सबको मानना ही होता है। लेकिन अब चूंकि लियोन का बिहेवियर थोड़ा सा शांत हो चुका है, वो एक दोस्त की तरह है जिसे जेवियर चाहे तो मना कर सकता है। जेवियर के इस तरह से मना कर देने पर लियोन को काफी गुस्सा आता है। उसे कहने लगता है, क्या कहा तुमने? अपने शब्दों में कहो, इस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी लियोन को दोबारा से स्क्रीन शो होती है, वहां पे लिखा हुआ है, असल में यहाँ पर तुम्हारा डायलॉग होना चाहिए था, थैंक यू जेवियर कि तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। अब की बार इस स्क्रीन को देखने के साथ में लियोन जोर से इस स्क्रीन के ऊपर चला देता है। वो कहने लगता है, जेवियर का ट्रांसलेशन बंद करो, यहाँ पर असल में इस तरह कोई भी डायलॉग नहीं है, ये जेवियर तो मुझे मुंह पर मना कर रहा है, जबकि इस बार मेरा बिहेवियर उस लियोन से तो कई ज्यादा अच्छा है जो कि उस नॉवल के अंदर था। लियोन के इस बिहेवियर को बाकी जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब देखे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि लियोन असल में बात किससे कर रहा है। इस चीज को जेवियर भी नोटिस कर लेता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? इस बार दोबारा से स्क्रीन शो होती है, इसके और भी सेम में लिखा है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? इस बार दोनों सेम स्क्रीन को देखकर लियोन थोड़ा सा मुंह बनाने लगता है। तभी दोबारा से एक स्क्रीन शो होती है, उस पर लिखा हुआ है, पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो चुका है। इस काम के कंप्लीट होने के साथ में तुम्हारे विलेज के अंदर पानी की जितनी भी कमी थी वो तो पूरी हो चुकी है, बल्कि विस्कॉन्ट विलेज के अंदर भी पानी जल्दी पहुंचने वाला है। इस वजह से उस विलेज के अंदर भी थोड़ी थोड़ी रेस्पेक्ट बढ़ चुकी है, और अब इसी वजह से तुम्हें 600 आर्मी पॉइंट दिए जाते हैं। इस तरीके से तुम्हारे पास में 2275 आर्मी पॉइंट हो चुके हैं। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा खुश जाता है। वो कहने लगता है, मेरा तो जैकपॉट लग गया, एक ही सेकंड में 600 आर्मी पॉइंट मिल गए, जबकि मैंने फिलहाल यहाँ पर कुछ किया ही नहीं, ये तो यहाँ से कहीं ज्यादा दूर कहीं हुआ है। वहां पर हो रही एक्टिविटी का इफेक्ट यहाँ पर मेरे ऊपर भी हो रहा है, मुझे आर्मी पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पर जब तक मैं इस जगह पर हूँ ये आर्मी पॉइंट्स मेरे लिए पैसों की तरह है। मेरे पास में जितने आर्मी पॉइंट होंगे मैं यहाँ पर उतना अमीर होता जाऊंगा। मेरे पास में टोटल 2000 आर्मी पॉइंट्स है। आर्मी पॉइंट्स का मतलब पैसा, मेरे पास थोड़ा और पैसा हो जाए उसके बाद में मैं रिटायर्ड हो सकता हूँ, इस जगह पर मौज उड़ा सकता हूँ। ये कहते हुए लियोन हंसने लगता है। तभी जेवियर कहता है, तुम्हारा मूड कितना अजीब सा है, कभी गुस्सा हो जाते हो, कभी उदास, और तो कभी इससे जुड़े हुए हंसने लगते हो। तुम्हें देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। इसके बाद में सीन दोबारा शिफ्ट होता है। हम थोड़े टाइम बाद सीन देखते हैं, सर्दियां शुरू हो चुकी है। सिटी ऑफ कॉम्बलेंस जिस तरफ ये सारे लोग जा रहे हैं वहां पर जाने की एक शर्त होती है कि इसके ऊपर केवल सर्दियों के मौसम में जाया जा सकता है, कि ये असल में एक आइलैंड है। सर्दियों के मौसम में ये आइलैंड के आसपास में जितना भी समुद्र होता है वो जम जाता है ताकि यहाँ पर जाने के लिए रास्ता बन जाए। गर्मियों के मौसम में जाने के लिए सिटी ऑफ कॉम्बलेंस के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
इसी वजह से सिटी ऑफ कॉम्प्लेंस के बॉर्डर के पास पहुंचने के बाद में ये लोग एक जगह पर आराम करते हैं और जैसे सर्दी शुरू होती है आगे के सफर को शुरू कर देता है, जिसके साथ में इन्हें सिटी के अंदर एंट्री मिल जाती है। वहाँ सामने की तरफ क्रेमो इनके इंतजार कर रहा होता है। इसके पास में पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि ये लोग इससे मिलने के लिए आ रहे हैं। लियोन और जेवर देखने के साथ में ये उनको ग्रीट करने लगता है, उनसे कहता है तुम लोगों को यहाँ पर आने में काफी लंबा टाइम लग गया, लेकिन तुम सभी का यहाँ पर स्वागत है। सिटी ऑफ कॉम्प्लेंस तुम सभी का स्वागत करता है। तभी लियोन भी इनके सामने सर झुकाता है और वो कहने लगता है हाँ मैं फ्रंटियर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। आपके इस ग्रीट को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। क्रेमो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम फ्रंटियर फैमिली से बिलोंग करते हो। और इसके अलावा फ्रंटियर फैमिली का जो सबसे बड़ा प्रिंस है उसके बारे में भी मैंने काफी कुछ सुना है। उसका नाम लियोन है। उसके बारे में मैंने एक खासियत सुनी है कि वो असल में एक बिल्डर है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। एक बिल्डर का चेहरा, एक उसकी बॉडी जिस तरह की होती है तुम्हारी वैसी नहीं है, बल्कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम असल में एक नोबल पर्सन हो जो कि राजाओं की फैमिली के अंदर रॉयल्टी वाली जिंदगी जीता है। लेकिन इसके अलावा तुम्हारी बॉडी कभी मजबूत हुई है, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम एक नाइट हो। जैसे लियोन इस बंदे क्रेमो की आखिरी लाइन को सुनता है वो समझ जाता है यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। वो जल्दी से ऊपर की तरफ देखता है, उसे पता चलता है ये बंदा क्रेमो तो असल में जेवियर की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसे लग रहा है कि जेवियर लियोन है, फ्रंटियर फैमिली का एल्डर प्रिंस। वो जेवियर की तरफ बढ़कर आई कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, हैंडसम हो और तुम्हारे चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि तुम शाही फैमिली से बिलोंग करते हो। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है या फिर अभी भी तुम कुंवारे हो? जब काउंट क्रेमो इससे कुछ कह रहा होता है तब लियोन को इससे कुछ सुनकर काफी चिड़ी सी होने लगती है। वैसे कहता है काउंट क्रेमो या देखिए। क्रेमो यहाँ पर जेवियर को पूरी इग्नोर करता है, डायरेक्ट बोलने लगता है अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो मेरे पास में एक सुझाव है। मेरी भी एक बेटी है, तुम चाहो तो उसे शादी कर सकते हो। तब लियोन दोबारा से बोलता है क्रेमो या देखिए या मैं हूँ। और अब की बार जैसे ही लियोन बोलता है काउंट क्रेमो कब तो गुस्सा जाता है। उसे क्या लगता है तुम नौकर कहीं के वहाँ साइड में जाके बैठ जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगर तुमने दोबारा से पीछे बोलने की कोशिश की तो मैं तुरंत ही तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जब यहाँ पर दो नोबल मैन आपस में बात कर रहे हैं तो नौकरों को चुप रहना चाहिए, अपना मुंह बंद रखो। अपनी इतनी खतरनाक इंसल्ट सुनने के साथ में लियोन के पसीने छूटने लगते हैं। इसका चेहरा एकदम वैसा हो चुका है जैसे एक टाइम पर उस नाइट का हुआ था जब लियोन ने यही सेम डायलॉग मारा था। और साथ में यहाँ पर सिस्टम भी लियोन का मजाक बनाने लगता है। वो उससे कहता है देखा तुमने, तुम्हारी शक्ल एक नौकर की तरह है। ये काउंट क्रेमो तो पहचान भी नहीं पाया कि तुम असल में रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो। इसके बाद में हम कुछ मिनट बाद से देखते हैं सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। काउंट क्रेमो अपनी सीट पर बैठा हुआ है, वो जोर से हंसने लगता है और कहता है शायद से मुझे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई, मुझसे तो एक बहुत भारी मिस्टेक हो चुका है, मैंने तुम्हारी इस तरह से इंसल्ट कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे यकीन है तुमने मेरी बातों का ज्यादा बुरा नहीं माना होगा, ये सब कुछ मैंने कंफ्यूजन में बोल दिया। क्रेमो ये सब कुछ हंसते बोल रहा होता है, लेकिन लियोन अभी भी सदमे में है। वो आराम से अपनी जगह बैठा हुआ है, उदास मुंह से बोल देता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात का ज्यादा बुरा नहीं माना। ठीक है वो बहुत ज्यादा चिड़ा हुआ भी है। सिस्टम अभी बिलियन का मजाक बना रहा है। वो तो कहने लगता है इसमें किसी की भी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारा तो चेहरा ही ऐसा है एक नौकरों वाला, इसलिए कोई भी तुम्हारे चेहरे को देखकर इस तरह गलत सोच सकता है। इसके बाद में इसी सेम लाइन को काउंट क्रेमो बोल देता है। वो कहने लगता है हाँ सच में इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा बुरा है, इसमें मेरी गलती नहीं कि तुम्हारा चेहरा एक नौकरों की तरह है। इस चेहरे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो। अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट सुनने के बावजूद भी लियोन वो पूरी तरह शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर ये काउंट क्रेमो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी स्टोरी के अंदर इसका एक बहुत अच्छा रोल है। असल में इस नोवेल के हिसाब से काउंट क्रेमो के पास में काफी बड़ी सेना है और वो एक काफी अच्छे सिटी से बिलोंग करता है। नोवेल में जब जेवियर ने अपना सब कुछ खो दिया था, लियोन के फादर और मदर दोनों की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद में जेवियर ने दोनों जमींदारों को मार दिया था, जिसके बाद में काफी सारे लोग उसके पीछे पड़ गए थे। जेवियर को वांटेड करार किया गया था, जिसके बाद में उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसे कहीं पे जाके छुपना था। तो उसने सबसे अच्छी जगह सोची सिटी ऑफ कॉम्प्लेंस, जहाँ पर भी उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जैसे काउंट क्रेमो से उसे 2 मिनट बात हुई तो काउंट क्रेमो को ये चीज का एहसास हो गया कि ये एक बहुत अच्छा इंसान है, काफी ईमानदार और वफादार है। इसी खासियत को देखकर काउंट क्रेमो ने जेवियर की मदद करने की ठानी। कई तरीके से जेवियर को मदद किया, फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से उसे सपोर्ट किया, अपने सिटी के अंदर उसे रहने की जगह दी। इसके बाद में हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्रेमो लियोन से बोलने लगता है तुम्हारे पास जितना भी सोने का आइटम है वो सारा तुम हमें सेल कर सकते हो, क्योंकि हम एक स्टैचू के ऊपर काम कर रहे हैं, उसे हम समुद्र के पीछे लगाएंगे, उसके ऊपर हमें सारे गोल्ड के आइटम को भी लगाना चाहते हैं। लियोन कहता है कि सच में एक स्टैचू के ऊपर गोल्ड के आइटम्स को लगाना बिल्कुल भी ठीक होगा, और आप तो इस समुद्र के पीछे लगा रहे हैं, इससे फायदा क्या है? क्रेमो बोलता है इससे बहुत ज्यादा फायदा है। हाल ही में हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हम ट्रेडिंग के लिए पूरी तरीके से समुद्र पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम एक आइलैंड पर रहते हैं। हमारे पास में कई सारी शिप्स है जो कि ट्रेडिंग काफी सारा सामान लेकर दूसरी जगहों पर जाती है। इसी तरीके से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। लेकिन हाल ही में एक गड़बड़ हो चुकी है, समुद्र के अंदर एक मॉन्स्टर दिखाई दिया है जिसका नाम है गिगाटियान। अभी फिलहाल तो हमें उस मॉन्स्टर की केवल कुछ झलक दिखाई दे रही है, हमें लगता है वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके अलावा बहुत ज्यादा ताकतवर भी। इस वजह से ट्रेडिंग के लिए हमारे पास जितनी भी शिप्स आती है उसके जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा डर चुके हैं, उन्हें ट्रेडिंग के लिए जाने में अब डर लगता है। हम किसी तरीके से इस स्टैचू को बनाकर उनके डर को थोड़ा कम करना चाहते हैं। हाल ही में तो उस मॉन्स्टर ने हम पर किसी भी तरह से अटैक नहीं किया है, वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके रहने का एहसास हो चुका है, इसलिए हमें कभी ये भी डर है कि वो हम पर आकर अटैक कर सकता है। ये सुनने के साथ में लियोन सोचने पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि सच में इस तरह कोई मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है।
आखिरी ताकतवर मॉन्स्टर को एग्जिस्ट करता होता तो उस बुक के अंदर भी इसका जिक्र होता, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। मेरे को अपने दिमाग के ऊपर छोटा भरोसा है, इतनी बड़ी बात मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता हूँ। यानी इसका मतलब अभी तक जितनी बुक आ चुकी है उसके अंदर इसका जिक्र नहीं है। मुझे याद है उस नॉवल के अंदर एकदम आखिरी के अंदर लिखा हुआ था कि सीजन 2 कभी भी आ सकता है। इस बुक के सीजन 2 आने की कोई डेट अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जल्दी आएगा। इसका मतलब ऐसा हो सकता है इस मॉन्स्टर का जिक्र आगे आने वाले किसी सीजन के अंदर हो। काउंट क्रेमो आगे बोलने लगता है, मैंने रिसर्च के लिए काफी सारे लोगों को उस जगह भेजा है, वो मॉन्स्टर्स के ऊपर कैसे रिसर्च करते हैं, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की है वहाँ पर वो मॉन्स्टर आए कैसे। जिसके बाद में हमें कुछ इंपोर्टेंट पता चला है। हमें पता चला है समुद्र के अंदर काफी सारे मरमेड्स है जिन्होंने एक टाइम पर गीगा टाइटन से फाइट की थी और उस गीगा टाइटन को अपने समुद्र में से बहुत दूर भगा दिया था। असल में मरमेड समुद्र में रहने वाले कुछ बहुत ताकतवर जीव होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। गीगा टाइटन इन पावर से डरता है, यानी इसका मतलब वो इन मरमेड से भी डरता होगा। हमारा भी यही गोल है। हमने सोचा है एक ऐसा स्टेचू बनाएंगे जो दिखने में मरमेड की तरह लगता हो, और फिर जैसे ये गीगा टाइटन उस मरमेड को देखेगा उसे लगने लगेगा कि यहाँ पर भी मरमेड्स का राज है, और इसी वजह से हो सकता है यहाँ से डर के भाग जाए। लेकिन अब हमारे सामने एक और बड़ी समस्या है, इस वजह से हम हार मान चुके हैं। लियोन कहता है अब क्या हुआ, आपके पास सोल्यूशन आ चुका था और दोबारा समस्या आ गई। क्रेमो बोलता है हाँ बिल्कुल, इसे तो चलता ही रहता है, सोल्यूशन समस्या ये सब कुछ आती जाती रहती है। असल में दिक्कत ये है हमें समझ में नहीं आ रहा है समुद्र के बीच में उस स्टैचू को लगाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे आइलैंड के आसपास में जितना भी समुद्र है वो सारा बहुत ज्यादा गहरा है। हमें स्टैचू को समुद्र के बीच में लगाना है, यानी इसका मतलब पहले पूरा एक अलग से आइलैंड बनाना पड़ेगा और समुद्र के बीच के अंदर इस तरह का आइलैंड बनाना एकदम नामुमकिन जैसा है। फिर उस आइलैंड के ऊपर उस स्टैचू को रखना पड़ेगा और हमें समझ में नहीं आ रहा है ये होगा कैसे। उस स्टैचू के ऊपर ही हम सारे गोल्ड के आइटम लगाना चाहते थे जो कि तुम हमें दे रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर इतनी दूर आए हो ताकि उन गोल्ड के आइटम्स को हमें सेल कर सको, इसलिए हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हारे पास जितना भी ट्रेजर है वो सारा हम तुमसे खरीद लेंगे, भले ही वो हमारे किसी काम आए या फिर नहीं। ये सुनकर लियोन थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहने लगता है नहीं आप ऐसा मत कीजिए, अपने लॉस कराकर बेकार में तो खरीदिए मत। जब वो गोल्ड आपके काम आएगा ही नहीं तो बेकार में उसके अंदर पे पैसे लगाने से क्या फायदा होगा। क्रेमो बोलता है यानी इसका मतलब तुम्हारे पास जो ट्रेजर है तुम उसे हमें सेल करना नहीं चाहते। लियोन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसे आपको सेल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वो चीज आपके लिए बेकार ना हो, आपके भी वो काम की हो। इसी वजह से अब मैं अपनी कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ। कैसा रहेगा मैं आपके लिए वो स्टेचू भी बना दूं जो कि आप समुद्र के बीच में बनाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा मैं एक बिल्डर हूँ, तो मुझे पता है किस तरीके से किस जगह पर क्या चीज बिल्ड करनी है। अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक बहुत शानदार सा स्टेचू बना सकता हूँ, वो भी समुद्र के एकदम बीच में जहाँ पर आपको चाहिए। लियोन का ये आइडिया काउंट क्रेमो को काफी सही लगता है और वो लियोन को ये चीज करने की परमिशन दे देता है। इसके बाद में लियोन और जेवियर दोनों निकल पड़ते हैं समुद्र के अंदर। यहाँ पर लियोन इस समुद्र के अंदर डाइव बनने की पूरी तैयारी में है। उसे पता ही नहीं है कि समुद्र कितना ज्यादा ठंडा है, या फिर शायद से पता है उसने अपनी आंखों के ऊपर कोई चीज लगा तो रखी है लेकिन बॉडी एकदम नॉर्मल छोड़ दी। इसके बाद में वो जोर सांस लेता है और फिर उस पानी की तरफ कूद जाता है। वह नीचे की साइड पहुंचने के साथ में उसे पूरा सरफेस दिखाई देने लगता है। यहाँ पर आकर वो अपनी सर्विंग स्किल एक्टिवेट करता है ताकि ये चेक कर सके कि किस जगह पर मूर्ति के लिए स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। थोड़ा ही नीचे पहुंचने पर उसे एक प्लेन सरफेस दिखाई दे जाता है जहाँ पर सब कुछ सही है। यहाँ की जमीन भी थोड़ी मजबूत है जहाँ पर आसानी से पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सकता है और वो लंबे टाइम तक यहाँ पर टिक जाएगा। सब कुछ इस तरह सेट करने के बाद में लियोन दोबारा से उस पानी के अंदर से बाहर निकलता है। उसका मुंह पूरी तरह टेढ़ा हो चुका है क्योंकि मुंह का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह जम गया है क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। बाहर आने के साथ में वो जैसे जेवियर को दिखता है उससे चलता है। जेवियर उसके ऊपर हंस रहा है। लियोन उससे पूछने लगता है तुम ऐसे मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो। जेवियर कहता है तुम्हारी बेवकूफी के ऊपर इस तरीके से ठंडे पानी के अंदर कोई कूदता है क्या। वो तो अच्छा हुआ तुम सही टाइम में बाहर निकल गए, वरना ऐसा भी हो सकता था कि तुम्हारे बॉडी का कोई पार्ट काटना पड़ता। ये सुनने के साथ में लियोन पूरी तरह घबरा जाता है और फिर कहने लगता है जब तुम्हें बात बताती तो फिर तुमने मुझे पानी तक कूदने से रोका क्यों नहीं। मुझे पता है तुम तो चाहते ही यही हो कि मेरी जान बच जाए, लेकिन मेरी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट काटना पड़ जाए। तुम्हें मेरे से दुश्मनी है। तभी जेवियर दोबारा से उस बोट में बैठ जाता है, उस चलाना शुरू कर देता है। वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम्हारे पे भरोसा है, मुझे यकीन है अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें कुछ सोच के क्या होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लियोन कहता है अब ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरे लिए इस समुद्र के तक कूदना काफी जरूरी था क्योंकि मुझे पूरे मेजरमेंट वगैरह लेने थे। जेवियर कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम एक सेकंड के लिए उस पानी के अंदर कूदे हो, इतनी सी देर के अंदर तुम पूरा मेजरमेंट लेके आ गए कि किस जगह पर स्ट्रक्चर को बनाना है। लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं लेके आ चुका हूँ, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो, मैं एक महान बिल्डर हूँ। मैं एक बार जब किसी चीज को देख लेता हूँ तो उसका पूरा मेजरमेंट मेरी आंखों के अंदर सेव हो जाता है। जेवियर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा केवल दो ही कंडीशन में हो सकता है, जैसे तुम बेवकूफ हो जो कि यहाँ पर आके मेरे सामने झूठ बोल रहा है, या फिर तुम कोई मैजिशियन हो और मैं तुम्हारे साथ में काफी लंबे टाइम से हूँ। पहले वाली कंडीशन हो सकता है सही हो लेकिन दूसरी वाली किसी तरह सही नहीं हो सकती। लियोन बोलता है असल में ये दोनों ही सही नहीं है, असल में मैं एक एक्सपर्ट हूँ, यहाँ पर मेरी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा है जिस लेवल को तुम मैच भी नहीं कर सकते। ये सोचते हुए लियोन से लगता है उसके माइंड के अंदर पूरी प्लानिंग आ चुकी है कि किस तरह से यहाँ पर स्टेचू बनाना है। वो सोचा लगता है सबसे पहली चीज जो कि मुझे चाहिए वो है सीमेंट, जो कि समुद्र के अंदर अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है और चाहता हूँ मैं उसे केवल लंबे टाइम तक टिक जाए तो सीमेंट की जरूरत होगी। और वही अगर सीमेंट मैंने रोमन स्टाइल की बना दी तब तो और भी जो शानदार हो जाएगा, उस मूर्ति को काफी लंबे टाइम तक कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। यही सोचते हुए ये तुम किनारे तक पहुंच जाते हैं। जेवियर लियोन को पकड़कर उस बोट में से बाहर निकालता है। तभी पीछे की साइड से आवाज आती है लियोन फ्रंटेरा मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। ये कहते हुए एक लड़की उस जगह पहुंचती है जिसके हाथ में एक लेटर है।
जिसे देख के लग रहा है ये एक लव लेटर है। ये आगे बढ़ते हुए लगती है, लियोन फ्रंटेरा, मैं इसको आपके लिए लेके आई हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये सुनने के साथ में लियोन काफी तक खुश हो जाता है। उसके दिमाग के अंदर कई सारी घंटियां बजने लगती है। तभी ये लड़की आगे बोलती है, मैं काउंट क्रेमो की बेटी हूँ, मेरा नाम है क्रिस्टियाना क्रेमो। कल जब आप हमारे गार्डन के अंदर घूम रहे थे उस टाइम पर मैंने आपको पहली बार देखा था, तब से ही अब मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। मास्टर लोएंड प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये सुनने के साथ में लियोन का दिल और जो धड़कने लगता है और किसी भी समय उसका दिल उसके मुंह से बाहर निकल सकता है। वो इस लड़की के कुछ भी आगे कहने से पहले हाँ कहने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी एकदम से लड़की अपना हाथ सामने तरफ कर देती है। वो अपने लेटर को लियोन की तरफ नहीं बल्कि जेवियर की तरफ कर रखी है। और इसके साथ में लियोन के माइंड के अंदर जितने भी अरमान वगैरह जगह होते हैं वो सारे बुरी तरह आग के अंदर चल जाते हैं। उसकी खुद की बॉडी जल के मारे पूरी तरीके से लाल हो जाती है। वो बहुत ही गुस्से में जेवियर की तरफ देखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जेवियर के चेहरे के ऊपर बिल्कुल रिएक्शन नहीं आते। वो बिल्कुल भी चेहरे एक्सप्रेशन को बदलता नहीं है। वो सीधे उस लेटर को लेता है, बिना पढ़े उसे अपने पास में रख लेता है। और इसके बाद में क्रिस्टियाना बहुत ज्यादा खुश जाती है। वो शर्माते वहां से भागने लगती है और अपने साथ में जितने भी लोग वहां पे लेके आई थी उनसे कहने लगती है, देखा तुमने, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब उसके मन में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ है। लियोन अभी भी बहुत ही अजीब सा मुंह बनाकर ये सब कुछ देख रहा होता है। उसको पीछे जाते हुए देख रहा है और साथ में उसके अंदर जेवियर के ऊपर भी है। जेवियर ये सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। वह कहता है हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। लियोन बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुमने देखा अभी उस लड़की ने क्या किया? उस लड़की ने मुझे इग्नोर किया, जबकि असल में मैं हूँ लियोन फ्रंटेरा। उसने यहाँ पर मेरे होते हुए तुम्हें वो लव लेटर दे दिया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मेरी इंसल्ट है और तुम अब इस तरीके से मेरे साथ ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं है। ये बेकार नाटक बंद करो। जेवियर बोलता है, सर क्या मुझे बता सकता है इस सब अंदर गड़बड़ क्या है? मैंने किया क्या? लियोन कहता है, यही तो तुम्हारी दिक्कत है, तुमने कुछ किया ही नहीं। उस लड़की ने आगे जाकर तुम्हें लव लेटर दिया और तुमने बिना किसी भी रिएक्शन के उस लव लेटर को अनवास में रख लिया। तुमने मेरे चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन आने तक नहीं दिए। ये सब क्या है? जेवियर कहता है, मैं एक राइट हूँ। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन के अंदर मुझे क्या करना चाहिए था? लियोन कहता है कि सच में तुम इतने बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या करना चाहिए। जेवियर कहता है, नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो एक नॉर्मल सा लव लेटर ही तो था, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये सुनने के साथ में लियोन का मुंह और भी बुढ़ते उतर जाता है और जेवियर को असल को समझाने लगता है। वो जोर से चौंकते हुए कहने लगता है कि सच में इसका मतलब ये है आपको आज तक अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक भी लव लेटर मिला ही नहीं, यानी कि ये लेटर जो कि लड़की लेके आई थी जबकि ये पहला लेटर हो सकता था। ये सुनने के साथ में लियोन का मुंह और भी तरह बिगड़ने लगता है और जेवियर को अब सब कुछ समझ में आ चुका है। उसे अब लियोन की सिचुएशन समझ में आ चुकी है। वो संभालते हुए कहने लगता है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है आपको मतलब आगे और ही मौके आएंगे जब कोई ना कोई लड़की आपको लव लेटर देगी। ये सुनने का भी लियोन के ऊपर कुछ और रिएक्शन नहीं होता। एक दिल टूटे आशिक की तरह वो सब कुछ भूलकर पूरी तरीके से अपना फोकस अपने काम के ऊपर करने लगता है। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है। उसे गुस्सा तो आ ही रहा है और सारा गुस्सा वो अपने काम के ऊपर निकालता है। नॉर्मल सा काम जो उसके लिए एकदम आसान सा है, स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, उसे करने में भी वो पूरा अग्रेसिव हो जाता है। जो चला की बातें करने लगता है। इसी टाइम पर काउंट क्रेमो की उसके ऊपर एंट्री होती है। वो कहने लगता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर लियोन पहले तो काफी गुस्से में होता है। वो जो चिल्ला कह देता है, चुप रहो एकदम। उसे बिल्कुल पता नहीं होता उसने बात कह किसको दी है। काउंट क्रेमो कहता है, आप देख पा रहे हैं आप किससे बात कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके चेहरे को क्या हुआ, ये अजीब सा एक्सप्रेशन क्यों है? इस आवाज को सुनने के साथ में लियोन के साथ होता है। वह पीछे की साइड में काउंट क्रेमो खड़ा हुआ था। वो जल्दी से भागकर उसके पास में आता है। उसे कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं काम के अंदर कुछ ज्यादा मगन हो गया था, तो उस टाइम पर मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन कब जब बदल जाता है। मैं एक बिल्डर हूँ, जब मैं काम करता हूँ तो पूरी शिद्दत से करता हूँ। क्रेमो कहता है, तब तो ठीक है, वरना मुझे आपके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जिससे आप किसी को मारने के मूड में। काउंट क्रेमो कहता है, वैसे आप जितना भी सामान मंगाया था वो सारा हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं। देखिए पूरा सारा सामान, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि हमें नहीं मिल पाई है, जिनमें से एक है वोल्केनो की राख। और ये सुनकर लियोन की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहने लगता है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था, बिना इसके तो सीमेंट क्रिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसकी मदद से मैं रोमन सीमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। इस सीमेंट की खासियत होती है कि इसके द्वारा जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसकी लाइफ कम से कम 2000 साल के लगभग होती है। तभी काउंट क्रेमो आगे बोलता है, वैसे हम चाहें तो वोल्केनो के पास में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आसपास में कोई वोल्केनो नहीं है। हमने अपनी एक टीम को वोल्केनो की उधर भेजा है, लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचने में काफी लंबा टाइम लगेगा। जहाँ तक हमें लगता है इस सब प्रोसेस के अंदर कम से कम 6 महीने का टाइम जाएगा, और यहाँ पर हमें नहीं लगता है हम इतना वेट कर सकते हैं। ये सुनकर लियोन समझ जाता है अब इस तरीके से तो बात नहीं बन सकती, उसे कोई और तरीका सोचना होगा। वो हंसते हुए काउंट क्रेमो से बोलता है, तो वह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बिल्डर मैं हूँ, अगर हमें वो राख नहीं मिल रही है तो हम किसी और तरीके से सब कुछ क्रिएट करेंगे। अब आप सब कुछ मुझे पे छोड़ दीजिए, जो भी सामान हमारे पास में है मैं उससे कुछ ना कुछ बनाऊंगा। इसके बाद में लियोन काम पे लग जाता है। उसके पास में एक नया टास्क है, उसे किसी भी तरीके से सीमेंट का एकदम नया तरीका खोजना है, मतलब एक और नई इन्वेंशन, एकदम नई तरीके की एकदम अलग सीमेंट जिसके अंदर वोल्केनो की राख का यूज ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा मजबूत हो, और इससे इम्पोर्टेंट उसे समुद्र के अंदर भी यूज किया जा सके। इसी तरीके से कोशिश करते हुए सुबह से शाम हो जाती है, फिर अगला दिन और फिर दोबारा शाम। लियोन लगातार 2 दिन से इसी भी काम में लगा हुआ है, लेकिन उसे बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। उसने कई सारे सीमेंट के सैंपल बनाए, लेकिन ये सारे बेकार है, जिन पे गिरते टूट जा रहे हैं। यहाँ पर ये इतने मजबूत है ही नहीं कि समुद्र के अंदर थोड़ी देर भी टिक पाए। ऐसे करते करते लियोन ने टोटल 129 बार हार मान ली है। उसने 129 तरह के सैंपल बनाए और सबके सब एकदम बेकार निकले, लेकिन अभी भी उसे कोशिश जारी है। वो नए नए तरीके के सैंपल ट्राई करता जा रहा है। उसके पास में और भी काफी सारे ऑप्शंस है,
और अब वो स्टेज पे पहुंच चुका है कि उसको पता है कि वो जल्दी कामयाब हो सकता है। मतलब उसे एग्जैक्ट फॉर्मूला पता चल चुका है कि किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, लेकिन बस उसे ये पता नहीं चल रहा कि किसको कितना मिलाना है। और सीमेंट बनाने के लिए ये सबसे मुश्किल पार्ट है कि किस चीज का रेशो कितना ज्यादा लिया जाए। और अब इसी चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। वो पूरी तरीके से अपने इस काम के अंदर खो जाता है, सोचने लगता है कि इसको इतना लेना चाहिए, इस चीज को इतना, तब जाकर एक सही सीमेंट का टुकड़ा क्रिएट होगा। लियोन को इस तरह परेशान देखकर उसके तीनों ही मॉन्स्टर भी कब ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लगातार उसको देख रहे होते हैं उसे काम करते हुए। इसी समय प्रोटोन चलकर लियोन के पास में आता है, उसे गले लग जाता है। लियोन को लगता है प्रोटोन उसे खेलने के लिए बुला रहा है, इसलिए उसे दूर करने की कोशिश करता है, तो बाकी के सारे भी उसके गले लग जाते हैं। लियोन इस टाइम पर पहले का जो परेशान है वो इन तीनों को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों उसे छोड़ने के तैयार नहीं होते, जिससे लियोन इतना इरिटेट हो जाता है कि जोर जोर से अपने सर को घुमाने लगता है। तभी लियोन इतना परेशान हो जाता है, वो जोर चला के इन तीनों से कह देता है, मैंने कहा ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जल्दी से मुझसे दूर हटाओ। इसी समय लियोन को एक चीज याद आती है, उसे याद आता है अपना एक पेट। जब वो नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर था तब वो हमेशा ही एक पेट के साथ में खेला करता था, जो कि ऑब्वियसली एक डॉग है। और असल में ये डॉग लियोन की फैमिली का एक आखिरी मेंबर था, जिस पे लियोन कुछ खास ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि वो हर समय बिजी रहा करता था। और एक टाइम के बाद में इस डॉग की डेथ हो गई और लियोन के माइंड के अंदर हमेशा के लिए ये अफसोस रह गया कि वो अपनी फैमिली के आखिरी मेंबर के साथ में ठीक तरह से खेल भी नहीं पाया। लेकिन अब जो कि इस डॉग की डेथ हो चुकी थी तो कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय रोने के और लगातार अपने इस डॉग से माफी मांगने के। जब लियोन को जैसे ये सब कुछ याद आता है वो तुरंत ही अपने तीनों मॉन्स्टर को गले से लगा लेता है। और इसी के साथ में उसको ये भी एहसास हो जाता है कि उसके लिए ये बेकार की रिसर्च जो भी वो कर रहा है इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने साथ के सभी लोग खुश रखना। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो रेस्ट लेगा। वो अपने तीनों मॉन्स्टर के साथ में शेर पर निकल पड़ता है। तीनों मॉन्स्टर्स और लियोन रात के अंधेरे में इधर उधर घूम रहे होता है। घूमते हुए लियोन अपने तीनों पेट से बोलने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा अजीब सा हो चुका हूँ। मुझे कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि तुम सबके सब जिंदा जीव हो। तुम दोनों तीनों के अंदर जान है। मैं तो अब तक तुम तीनों को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था, अपने हिसाब से जिस चाहे तुम्हें ऑर्डर देता जा रहा था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। और इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इसका एहसास मुझे कुछ ज्यादा जल्दी हो गया, वरना बाद में मैं केवल रिग्रेट ही कर सकता था। तुम तीनों प्रोडोंग, बेंगुल, हिप्पो, तुम तीनों का बहुत शुक्रिया, तुमने हर समय मेरी काफी मदद की। लियोन से अपनी तारीफ सुनने के बाद में ये तीनों काफी ज्यादा खुश जाते हैं। और लियोन किसी टाइम पर एक स्टिमुलस होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारे तीनों क्रीचर्स तुमसे बहुत ज्यादा खुश है। ये तीनों तुम्हें अपनी फैमिली की तरह समझते हैं और अब तुम भी सेम ऐसा सोचने लगे हो। ये एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। इसी वजह से तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया है। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप ये थोड़ा सा बढ़ चुका है और इसी के साथ में तुम्हें 500 आर्मी पॉइंट और मिलते हैं। और इसके अलावा तुम्हें एक मौका भी दिया जाता है, तुम अपने तीनों मॉन्स्टर्स में से किसी एक मॉन्स्टर को एक और स्किल सिखा सकते हो। इन स्किल्स को अपने सामने देखने के साथ में लियोन काफी चौंक जाता है। वो कहने लगता है ये तो कुछ अलग ही हो गया, मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं अगर इनसे सही से बात करूंगा तो उससे भी मुझे कोई स्किल मिल सकती है। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड बोनस है जिसका मैं अच्छी तरह फायदा उठाऊंगा। मैंने सोच लिया है नई स्किल पेंगुइन को सिखानी चाहिए। ये सोचकर लियोन जब इन तीनों की तरफ देखता है, यहाँ पर असल में इन तीनों का भी सेम यही सिलेक्शन है। प्रूडोंग और हिप्पो ये दोनों ही बेंगुल की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। इसके बाद में लियोन कहता है तो फिर ठीक है, डिसाइड हो चुका है बेंगुल, अब तुम्हें एक नई स्किल मिलेगी। यहाँ पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किस तरह की स्किल मिलती है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें जो भी स्किल मिलेगी वो किसी न किसी तरीके से मेरे काम आएगी। लियोन के तकरीर साथ में वहाँ पर स्किल होती है जो कि ठीक बेंगुल के सामने है। इसके बाद में बेंगुल की पूरी बॉडी चमकने लगती है। यहाँ पर ये लाइट बहुत तेज है, पूरे एनवायरनमेंट के अंदर इससे बदलाव दिखाई देता है। और इसके साथ में बेंगुल अपग्रेड हो चुकी है, साथ में उसका एवोल्यूशन भी हुआ है, उसका बॉडी शेप बदल चुका है। उसके पास अब तक जितनी भी तीनों स्किल्स थी इन तीनों स्किल्स के अंदर भी अपग्रेड आ चुका है। ये तीनों स्किल लेवल 3 पहुंच गई है। और साथ में उसके पास में अब एक नई स्किल है जिसका नाम है वोल्केनिक ब्लास्ट। ये स्किल अभी लेवल 1 पर है और ये एकदम वही स्किल है जो कि लियोन इतने टाइम से चाह रहा था, वोल्केनिक एस बनाने के लिए वोल्केनिक ब्लास्ट। जैसे लियोन अपने सामने इस स्किल को देखता है वो तुरंत ही गर्व घुस जाता है और कहने लगता है बहुत अच्छे, मुझे बिल्कुल यही स्किल चाहिए थी। बेंगुल तुम्हें जो नई स्किल आई है ये तो हमारे बहुत ज्यादा काम आ जाएगी, इससे मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक ही चुटकी में सॉल्व हो गई। इसके साथ में बेंगुल भी कब ज्यादा खुश जाती है। और यहीं पर फिलहाल के लिए ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।